स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। पिछली जो क्लास थी उसमें हमने आपका विराम चिन्ह अध्याय जो है उस पर काफ़ी चर्चा की थी, जिसमें हमने विभिन्न विराम चिन्हों की बात की। जैसे हमने कोष्टक चिन्ह की वहाँ पर चर्चा की थी और विभिन्न परिस्थितियों को देखा था कि कब कब उसका प्रयोग हम करते हैं। जैसे कि मुख्य वाक्य का अंग होते हुए भी वाक्य से अलग किए जा सकने में हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। फिर किसी कठिन शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए वह या फिर वक्ता के मनोभाव एवं नाटकों में अभिनय करते समय पात्र की क्रियाओं के मनोभावों को प्रकट करने के लिए, विषय विभाग सूचक अंकों या अक्षरों को प्रकट करने के लिए, या फिर पारिभाषिक शब्दों के अंग्रेजी पर्याय के लिए। उसके बाद हमने रेखांकन चिन्ह यानी कि अंडरलाइन देखा। फिर तिर्यक चिन्ह यानी कि ऑब्लिक देखा, जिसमें दो शब्दों में अथवा का भाव प्रकट करने के लिए हम उसका प्रयोग करते हैं। फिर हमने लोप निर्देशक चिन्ह यानी कि डैश 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 को देखा, जो भी कई अलग अलग जगह उसका प्रयोग होता है वह हमने चर्चा करी थी कि जहाँ पर वाक्य में यदि कोई अंश छोड़ दिया जाए तो हम उसका प्रयोग करते हैं। यदि कहीं वक्ता अपनी बात कहते कहते रुक जाए या फिर कोई कहने योग्य शब्दों को ना कह पाए या कोई गोपनीय या अश्लील पदों को छुपाएं, फिर रिक्त स्थान दिखाने के लिए भी हम आपका लोप निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। फिर हमने लाघव चिन्ह देखा था आपका, यानी कि शॉर्ट साइन। फिर आवृत्ति या अनुवृत्ति चिन्ह हमने देखा था, डिटो जिसे कहते हैं। फिर हमने अंत में बात की थी निर्देश चिन्ह या विवरण चिन्ह की, यानी कि आपका जो हमने चर्चा की किस पर, निर्देश चिन्ह या आपका विवरण चिन्ह जिसे कहते हैं, यानी कि कोलन एंड डैश पर। आज हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे आपके अगले विराम चिन्ह पर, जो कि कौन सा है, जो कि है आपका निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह यानी कि क्या होता है, तो निर्देशक चिन्ह होता है आपका डैश। निर्देशक चिन्ह यानी डैश। तो आज हम सबसे पहले चर्चा करने वाले हैं डैश पर। तो आइए अपनी चर्चा को प्रारंभ करते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित स्थानों पर किया जाता है। तो देखिए अलग अलग स्थितियां हैं जिनमें इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहला आपके डैश का प्रयोग कब किया जाता है, जब वार्तालाप एवं संवाद में वक्ता के नाम के बाद, यदि कोई वार्तालाप है, संवाद है, उसमें कहीं वक्ता का नाम आ रहा है तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम आपके निर्देशक चिन्ह यानी कि डैश का वहाँ पर प्रयोग किया जाता है। कैसे इसका प्रयोग करते हैं वह हम उदाहरण से समझेंगे। जैसे कि राम तुम कब आओगे, तो देखिए यहाँ पर राम क्या है, राम है आपका वक्ता, राम है आपका वक्ता और ये वक्ता का नाम है। इसलिए संवाद जब ये आएगा यानी कि राम क्या कह रहा था, तो उसके लिए हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे किसका, निर्देशक चिन्ह यानी कि डैश का। इसी प्रकार से अगला उदाहरण है श्याम मैं कल आऊँगा। तो देखिए यहाँ पर श्याम क्या कह रहा है कि मैं कल आऊँगा, तो श्याम कौन हुआ, श्याम हुआ आपका वक्ता। इसलिए वक्ता के नाम के बाद निर्देशक चिन्ह यानी कि डैश यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो पहली परिस्थिति जो है आपको अच्छे से स्पष्ट हुई होगी कि हम निर्देशक चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं, वार्तालाप एवं संवाद में वक्ता के नाम के बाद हम प्रयोग कर रहे हैं। अब दूसरी स्थिति देखते हैं कि कब आपके निर्देशक चिन्ह यानी कि डैश का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए जहाँ कोई उद्धरण देना हो यानी कि एज इट इज़ कोई बात बतानी हो, या फिर अथवा कहना, लिखना, बोलना, बताना आदि शब्दों के बाद। तो दूसरा स्थिति कौन सी है जहाँ पर आप निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो दूसरी स्थिति है कि जहाँ पर कोई उद्धरण देना हो यानी कि एज इट इज डिटो हम उस चीज़ को बता रहे हों, या फिर कहना, लिखना, बोलना, बताना इन शब्दों के बाद में। उदाहरण से समझते हैं कैसे। तो देखिए उदाहरण दिया गया है, इतने में कोई गरजा रास्ता छोड़ो। तो देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, उद्धरण बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर उद्धरण चिन्ह लग रहा है आपका डबल सेमीकोलन यानी कि दोहरा उद्धरण चिन्ह, यहाँ पर द्वित उद्धरण चिन्ह प्रयोग में लिया गया है। उद्धरण है, इसे बताने के लिए हमने यहाँ पर आपका प्रयोग में लिया निर्देशक चिन्ह यानी कि डैश। फिर अगला उदाहरण क्या है, अगला उदाहरण है माँ ने कहा है। अब माँ ने जो कहा है वो हम एज इट इज डिट्टो बता रहे हैं यानी कि उसका उद्धरण कर रहे हैं।
जो लोग झूठ बोलते हैं उनकी नाक फूल जाती है, ऐसा माँ ने कहा है। तो यहाँ पर उदाहरण बताने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम डैश का प्रयोग कर रहे हैं, यानी कि निर्देशक चिन्ह का प्रयोग यहाँ पर किया जा रहा है। तो यह भी हमें समझ में आया होगा। अब बात करते हैं हम तीसरा जो नियम है। तो देखिए तीसरा नियम यहाँ पर क्या कहता है, तीसरी स्थिति जो है उसकी चर्चा कर लेते हैं कि कब आपके निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। तो यह कह रहा है जहाँ किसी भी वाक्य को, तो देखिए यहाँ पर किसी भी वाक्य को विभक्त कर दिया जाए और बीच में उदाहरण दिए जाते हों, यानी कि कोई वाक्य है, उस वाक्य को बीच में ही तोड़कर उदाहरण दिए जा रहे हों, वहाँ दोनों ओर इसका प्रयोग करते हैं। तो देखिए महत्वपूर्ण क्या है कि दोनों ओर इसका प्रयोग किया जाता है। तो तीसरा जो बिंदु है वह आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हमें यह जरूर याद रखना है कि यहाँ पर दोनों ओर ही निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, यानी कि दोनों ओर ही डैश का प्रयोग किया जाएगा। कैसे, तो उदाहरण से समझते हैं। पहला उदाहरण दिया गया है, भीषण गर्मी से पशु पक्षी, अब पशु पक्षी के उदाहरण दिए हैं, गाय, घोड़ा, कुत्ता, ये पशु पक्षी के उदाहरण हैं, सभी परेशान थे। तो देखिए पशु पक्षी, यहाँ पर फिर हमने उदाहरण देना चालू किया वाक्य में, तो एक आपका निर्देशक चिन्ह यानी कि डैश यहाँ आया, और इसने कहा दोनों ओर, यानी कि उदाहरण खत्म होने के बाद भी। तो उदाहरण खत्म होने के बाद भी कहाँ पर, तो उदाहरण खत्म होने के बाद भी हम यहाँ पर दूसरी ओर भी इसका क्या दे रहे हैं, निर्देशक चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये क्या हैं, ये हैं आपके यहाँ पर उदाहरण। तो ये हमारे उदाहरण हो गए, ठीक है, ये आपको उदाहरण समझ में आया। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं, राम बाजार से कुछ सामान, अब यहाँ पर सामान के उदाहरण दिए गए हैं, कपड़े, किताबें, चप्पलें खरीद कर लाया। तो देखिए एक तो जहाँ पर उदाहरण प्रारंभ हुआ वहाँ पर, और एक जहाँ पर उदाहरण खत्म हुआ वहाँ पर आपका निर्देशक चिन्ह यानी कि डैश आया। और ये सभी क्या हैं, ये सभी जैसे हमने वहाँ पर अभी बात करी, तो ये सभी हैं आपके उदाहरण। तो देखिए दोनों ओर, इस दोनों ओर का मतलब क्या है, दोनों ओर का मतलब है उदाहरण के प्रारंभ एवं अंत दोनों में। प्रारंभ एवं अंत पर। तो यह चीज़ हमें याद रखनी है कि उदाहरण जहाँ पर प्रारंभ हो रहा है वहाँ, और जहाँ उदाहरण वाक्य में अंत हो रहा है वहाँ, उन दोनों जगह पर आपका हम प्रयोग करेंगे निर्देशक चिन्ह यानी कि डैश का। काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिर चौथा बिंदु, कहाँ पर हम आपके निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो देखिए चौथा है जहाँ वाक्य टूटता है, यानी कि जहाँ पर वाक्य विभक्त हो रहा है वहाँ पर हम निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। इसमें भी आप दोनों ओर करेंगे। तो देखिए यहाँ भी हम लिख लेते हैं, कहाँ, तो इसमें भी हम दोनों ओर। अब यहाँ पर उदाहरण नहीं दिया गया होगा, लेकिन कुछ और ही बात की गई होगी। एक तो आपका मुख्य वाक्य चल रहा है, उसमें ही उसको तोड़कर बीच में कुछ और बात वहाँ पर, कोई और वाक्य वहाँ पर घुसाया गया होगा। तो आपका वहाँ पर दोनों ओर, उस वाक्य के शुरुआत और अंत दोनों ओर क्या होगा, निर्देशक चिन्ह यानी कि डैश का प्रयोग वहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसे उदाहरण है, मेरे दोस्त ने, ईश्वर उसका भला करें। तो देखिए यहाँ पर संकट में मेरी सहायता की, तो यहाँ पर क्या हुआ, वाक्य को बीच में विभक्त कर दिया गया, वाक्य की जो कंटिन्यूटी थी वो तोड़ दी। जैसे मेरे दोस्त ने संकट में मेरी मदद की, ये क्या होता, यह तो होता आपका कि वाक्य आपका विभक्त नहीं किया गया, कंटिन्यू है। लेकिन यहाँ पर बीच में क्या ला दिया, बीच में ला दिया ईश्वर उसका भला करें। तो देखिए यहाँ पर बीच में दूसरा वाक्य आया, इसलिए वाक्य के प्रारंभ में निर्देशक चिन्ह और वाक्य के अंत में भी आपका निर्देशक चिन्ह यानी कि डैश हमें देखने को मिला। तो यह आपको काफ़ी अच्छे से स्पष्ट हुआ होगा। अब बात करते हैं आपके पांचवीं स्थिति या बिंदु की, जहाँ पर आपके निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यह क्या है, किसी प्रकार की सूची से पहले।
कोई भी प्रकार की जो सूची होगी उसकी उससे पहले। तो देखिए उदाहरण से समझते हैं कैसे। प्रथम श्रेणी में पास होने वाले छात्रों के नाम, प्रथम श्रेणी में पास होने वाले छात्रों के नाम निम्नलिखित हैं। तो देखिए राम, श्याम, मोहन, पप्पू, यह आपकी सूची है और इससे पहले आपका निर्देशक चिन्ह यानी कि डैश का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो यहाँ तक कि आपको बात समझ में आई होगी। एक और बार इसे पुनः देख लेते हैं जिससे यह आपको अच्छे से स्पष्ट हो जाए। तो देखिए यहाँ पर हमने किसकी चर्चा की है, यहाँ पर हमने बात की है आपके निर्देशक चिन्ह की। निर्देशक चिन्ह यानी कि डैश। अब हमने बात करी उन अलग अलग परिस्थितियों की जहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले हमने बात करी वार्तालाप एवं संवाद में वक्ता के नाम के बाद। कब? वक्ता के नाम के बाद। उदाहरण हमने देखे, जैसे पहला देखा था राम कह रहा है तुम कब आओगे, तो राम वक्ता है, उसके बाद आपको डैश यानी कि निर्देशक चिन्ह का प्रयोग देखने को मिला। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण है श्याम कह रहा है मैं कल आऊँगा, तो यहाँ पर श्याम जो कि आपका वक्ता का नाम है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपके यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा निर्देशक चिन्ह। फिर दूसरी स्थिति की बात करते हैं। तो दूसरी स्थिति है जहाँ कोई उद्धरण देना हो, यानी कि डिट्टो, यदि हम उसे एज इट इज़ बता रहे हैं। कैसे? उद्धरण यानी कि डिट्टो किसी चीज़ को बता रहे हैं, अथवा कुछ शब्द जैसे कि कहना, लिखना, बोलना, बताना आदि शब्दों के बाद यदि आपका कहीं उद्धरण आपको देना हो या फिर कहना, लिखना, बोलना, बताना ये शब्द आ रहे हैं, तो इनके बाद भी हम किसका प्रयोग करते हैं, इनके बाद भी प्रयोग किया जाता है आपके निर्देशक चिन्ह यानी कि डैश का। जैसे हमने उदाहरण देखे थे, पहला उदाहरण था इतने में कोई गर्जा रास्ता छोड़ो, तो यहाँ पर यह हमने क्या बताया है, तो यह हमने बताया है इसका उद्धरण कि किसी व्यक्ति ने इतने में क्या कहा, उसने जो भी कहा वह हमने डिट्टो यहाँ पर बता दिया है। फिर माँ ने कहा है जो लोग झूठ बोलते हैं उनकी नाक फूल जाती है, तो यहाँ पर भी हम उद्धरण बता रहे हैं, इसलिए दोनों जगह आपके निर्देशक चिन्ह यानी कि डैश का प्रयोग किया गया है। तो ये दोनों बातें आपको और अच्छे से स्पष्ट हुई होंगी, काफ़ी विस्तार में हम इनकी चर्चा कर रहे हैं। फिर तीसरा जो बिंदु था वह क्या था, तो तीसरा बिंदु आपसे कहता है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण भी था हमारे लिए, कि जहाँ किसी भी वाक्य को क्या किया जाए, कोई जो वाक्य है उसको विभक्त कर दिया जाए और विभक्त कर बीच में उदाहरण दिए जाते हैं। कोई भी वाक्य है, वाक्य चल रहा है, उसको बीच में ही रोककर उदाहरण दे दिए जाएं, तो वहाँ दोनों ओर, तो देखिए जो कि हमने बात भी की थी बहुत ही महत्वपूर्ण, दोनों ओर, कहाँ दोनों ओर, उदाहरण के प्रारंभ एवं अंत पर, दोनों ओर वहाँ पर आपको निर्देशक चिन्ह यानी कि डैश का प्रयोग करना है। उदाहरण हमने देखे कौन कौन से, जैसे पहला था भीषण गर्मी से पशु पक्षी, तो पशु पक्षी के उदाहरण ले लिए हमने वाक्य में, बीच में गाय, घोड़ा, कुत्ता सभी परेशान थे, तो देखिए एक आपका निर्देशक चिन्ह यहाँ आया और एक यहाँ अंत में आया। फिर इसी प्रकार से हमने दूसरा उदाहरण लिया राम बाजार से कुछ सामान, फिर हमने यहाँ पर क्या किया, सामान के उदाहरण दिए, जैसे कपड़े, किताबें, चप्पल खरीद कर लाया, तो एक आपका उदाहरण के प्रारंभ में निर्देशक चिन्ह और एक आपका उदाहरण के अंत में निर्देशक चिन्ह यहाँ पर आया। फिर हमने चौथे पॉइंट पर चर्चा करी, बिंदु पर, जो क्या था, जहाँ वाक्य आपका टूट रहा हो, वहाँ पर आप किसका प्रयोग करेंगे, वहाँ पर भी आप निर्देशक चिन्ह यानी कि डैश का प्रयोग करेंगे, और यहाँ भी दोनों ओर ही प्रयोग में लिया जाएगा। वहाँ भी आपका वाक्य टूट ही रहा था, वहाँ उदाहरण थे, यहाँ उदाहरण ना होकर कोई और चीज़ होगी, बीच में कोई और वाक्य हो सकता है, कुछ और हो सकता है। जैसे उदाहरण हमने देखा पहला, मेरे दोस्त ने ईश्वर उसका भला करे संकट में मेरी सहायता की, तो देखिए यहाँ पर वाक्य को तोड़कर कुछ और ही ला दिया गया, इसलिए इसके प्रारंभ में और अंत में दोनों जगह निर्देशक चिन्ह यानी कि आपके किसके, डैश का हमने प्रयोग यहाँ पर किया। और अंत में हमने जो पांचवा बिंदु है उसकी बात करी कि किसी भी प्रकार की सूची से पहले कोई सूची दी गई है
उससे पहले, जैसे प्रथम श्रेणी में पास होने वाले छात्रों के नाम निम्नलिखित हैं, तो नामों की सूची है, उससे पहले यहाँ पर हमने आपके डैश यानी कि निर्देशक चिन्ह का प्रयोग यहाँ पर किया है, जैसे राम, श्याम, मोहन, पप्पू। तो ये आपको निर्देशक चिन्ह जो है काफ़ी अच्छे से स्पष्ट यहाँ पर हुआ होगा। और भी आप उदाहरण कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर। तो अब चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए और भी हमने उदाहरण लिया इसका, जैसे दिशाएं 4 होती हैं, कौन कौन सी, तो यहाँ पर सूची दी गई है। सूची से पहले निर्देशक चिन्ह, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। सूची से पहले हमने यहाँ पर आपके किसका प्रयोग किया, यहाँ पर हमने प्रयोग किया है आपके निर्देशक चिन्ह यानी कि डैश का। अब हम बात करेंगे आपका जो अगला विराम चिन्ह है, तो अगला विराम चिन्ह है यहाँ पर योजक चिन्ह। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह क्या होता है, तो योजक चिन्ह हमने बात की थी कि योजक चिन्ह होता है आपका हाइफन। क्या कहते हैं इसे इंग्लिश में, इसे कहते हैं हाइफन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसकी बात करते हैं। इसे सामासिक चिन्ह भी कहते हैं। तो देखिए एक महत्वपूर्ण बात हमें यह याद रखनी है कि इसे और क्या कहते हैं, इसे सामासिक चिन्ह भी कहते हैं। तो यह आपसे योजक चिन्ह ना कह करके सामासिक चिन्ह कहकर भी पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसका प्रयोग मुख्य रूप से कहाँ कहाँ होता है, युग्म शब्दों के बीच, पुनरुक्त शब्दों के बीच, सामासिक पदों के बीच। समास अध्याय यदि आपने किया होगा जो हमने पढ़ाया था, तो उसमें भी हम इसका प्रयोग कर रहे थे। मुख्यतः कहाँ पर, तो मुख्यतः देखिए द्वंद्व समास के उदाहरणों में दो पक्षों के बीच किया जाता है। इसके अलावा द्वित या सहचर शब्दों के बीच एवं शब्द युग्म के बीच भी किया जाता है। तो कहाँ कहाँ इसका प्रयोग किया जाता है उसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो आपके योजक चिन्ह यानी कि हाइफन का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो इसका प्रयोग युग्म शब्दों के बीच किया जाता है, पुनरुक्त शब्दों के बीच किया जाता है। सामासिक पद कौन कौन से, द्वंद्व समास के होते हैं। ठीक है, 3 द्वंद्व होते हैं, वो हम द्वंद्व समास जब हमने पढ़ा था वहाँ काफ़ी विस्तार में चर्चा करी थी। आप वह उस अध्याय की वीडियो देख सकते हैं चैनल पर। ठीक है, 2 पदों के बीच। फिर द्वित या सहचर शब्दों के बीच जो एक जैसे होते हों या एक साथ आने वाले शब्द हैं, या फिर शब्द युग्मों के बीच में किया जाता है। यह चिन्ह क्या करता है, 2 शब्दों को जोड़ता है यह चिन्ह। उदाहरण देखते हैं कैसे, तो देखिए जैसे सुख दुख, तो देखिए यहाँ पर आपका आया है हाइफन। स्त्री पुरुष सहचर हैं। 5 यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर पुनरुक्त, दोबारा हम उसका उपयोग कर रहे हैं। 5 वनगमन यहाँ पर भी आया। उठते गिरते सहचर शब्द हुए। लड़ते झगड़ते, बाहर भीतर। इसी प्रकार से माता पिता, रात दिन, कभी कभी, राजमुकुट, इधर उधर, हंसते हंसते, फल फूल, पाप पुण्य, जय पराजय, धीरे धीरे, राष्ट्रभक्ति, शिक्षा दीक्षा, नहाते धोते, घर घर। तो देखिए यहाँ पर हमने बात की है कि कहाँ कहाँ हम इसका प्रयोग करते हैं। तो हमने देखा कि भाई जहाँ भी युग्म शब्दों के बीच में, पुनरुक्त शब्दों के बीच में, यानी कि जो एक साथ 2 बार आ रहा हो, या फिर सामासिक पदों के बीच जो कि मुख्यतः द्वंद्व समास के उदाहरणों में 2 पक्षों के बीच में। फिर द्वित या सहचर शब्दों के बीच में, यानी कि जो दोनों एक जैसे हैं या एक साथ आते हैं। और फिर शब्द युग्मों के बीच में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर आगे यदि हम बात करें तो देखिए आगे इसका प्रयोग कहाँ कहाँ और करते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि तुलनात्मक शब्द सा, सी, से आदि से पहले। तो सा, सी से जो तुलनात्मक शब्द हैं उनसे पहले भी। जैसे उदाहरण से समझते हैं कि कैसे ये तुलना करते हैं और वहाँ पर हम कैसे इसका प्रयोग करते हैं। और देखिए निर्देशक चिन्ह और योजक चिन्ह देखने में एक जैसे लग सकते हैं, लेकिन निर्देशक चिन्ह जो होता है यानी कि डैश, वह थोड़ा लंबा होता है, और योजक चिन्ह यानी कि हाइफन थोड़ा छोटा होता है। तो देखिए उदाहरण देखते हैं। तुम सा, तो यहाँ पर
जैसे तुम सा कोई नहीं, तो और सभी के साथ उसकी यहाँ पर तुलना कर दी गई। तो देखिए यहाँ पर आपका आया है योजक चिन्ह। राम सा, तो राम की तुलना की गई। सीता सी, कमल से पैर, कली सी कोमलता। तो यहाँ पर देखिए हम कहीं ना कहीं इन वाक्यों में क्या कर रहे हैं, तो इन वाक्यों में हम कर रहे हैं तुलना। और उसके लिए शब्द कौन कौन से प्रयोग में लिए गए हैं, तो उसके लिए हमने सा, सी, से ये शब्द प्रयोग में लेते हैं। और इनसे पहले आपके किसका, तो आपके यहाँ पर योजक चिन्ह यानी कि हाइफन का प्रयोग किया जाता है। फिर आगे बात करते हैं, तो देखिए आगे है मध्य के अर्थ में, जैसे राम रावण संघर्ष। तो देखिए यहाँ पर प्रयोग किया गया है, यानी कि इस यहाँ पर अर्थ क्या आ रहा है कि राम और रावण के मध्य जो संघर्ष हुआ, तो उसे हम लिखते हैं राम रावण संघर्ष। और वहाँ पर आपका क्या, योजक चिन्ह आपके हाइफन प्रयोग में होता है। फिर राम अंगद संवाद, तो यहाँ पर भी आपका क्या आया, यहाँ पर भी आपका आया है क्या, तो यह आपका आया आपका योजक चिन्ह यानी कि हाइफन। फिर देखिए अगला है, अगला इसका प्रयोग कब करते हैं, तो देखिए इसका प्रयोग होता है संख्याओं और उनके अंशों के मध्य। देखिए किस प्रकार से, उदाहरण से देखते हैं। जैसे 4 4 संख्याएं हैं, 8 10 1 तिहाई। तो यहाँ पर संख्याएं हैं, उनके बीच जैसे 4 4 8 10, या फिर उनके अंशों के बीच जैसे 1 तिहाई। तो 1 तिहाई क्या है, 1 का अंश है 1 तिहाई, तो वहाँ पर हमने योजक चिन्ह यानी कि आपके हाइफन का प्रयोग किया है। फिर अगला प्रयोग कब होता है, तो देखिए अगला होता है जब किसी विशेष घटना पर जोर डालने के लिए उसे अलग से लिखा गया हो। जैसे ऐसा ही लाइलाज रोग है प्रेम रोग। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम प्रेम रोग जो है उसको अलग से क्या कर रहे हैं, जोर डाल रहे हैं, अलग से लिख रहे हैं। तो आपका यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर आपका योजक चिन्ह यानी कि हाइफन आया है। अगला फिर अगली स्थिति कौन सी है, कब इसका प्रयोग करते हैं, तो देखिए यदि दो पक्षों के बीच किसी परसर्ग यानी कि कारक चिन्ह की उपस्थिति लगे, दो पक्षों के बीच किसी परसर्ग की उपस्थिति हो, जैसे पद परिचय। तो ये क्या कह रहा है, अर्थ पद का परिचय कारक चिन्ह है। फिर कारक चिन्ह, कारक का चिन्ह, तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि हमने किसका प्रयोग किया, हमने यहाँ पर प्रयोग किया है आपके योजक चिन्ह का यानी कि आपके हाइफन का। तो देखिए अब हम इन्हें एक और बार पुनः विस्तार से समझते हैं। अब तक हमने जो जो चर्चा की है उसे अच्छे से यहाँ पर समझते हुए हम चलेंगे। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे आपके किसकी, योजक चिन्ह की हम यहाँ पर बात कर रहे थे। तो हमने यहाँ पर बात की आपके किसकी, योजक चिन्ह की, योजक चिन्ह की हमने बात करी। तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण चीज़ जो हमें यहाँ पर बिंदु याद रखना है वह क्या है कि इसे आप सामासिक चिन्ह भी कहते हैं, इसे आप सामासिक चिन्ह के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले हमें यह याद रखना है। फिर हम बात करते हैं कि इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो देखिए इसका प्रयोग हमने बात की कि मुख्य रूप में युग्म शब्दों के बीच करते हैं, पुनरुक्त शब्दों के बीच करते हैं, सामासिक पदों के बीच, जो कि मुख्यतः, देखिए हमें याद रखना है मुख्यतः, हमेशा नहीं लेकिन मुख्यतः द्वंद्व समास के उदाहरणों में दो पक्षों के बीच किया जाता है। फिर द्वितीया सहचर शब्दों के बीच और शब्द युग्म में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे, और यह क्या करता है, यह चिन्ह दो शब्दों को जोड़ने का कार्य करता है। उदाहरण हमने देखे थे जैसे कि सुख दुख। तो सुख और दुख को आपने कैसे लिखा, सुख दुख, बीच में आपने यहाँ पर योजक चिन्ह यानी कि हाइफन का यूज़ किया। फिर स्त्री पुरुष, इसी प्रकार से 5 5 वन गमन। तो यहाँ पर वन को गमन, उठते गिरते, लड़ते झगड़ते, बाहर भीतर। फिर हमने आगे और कौन कौन से उदाहरण देखे, माता पिता, रात दिन, कभी कभी, राज मुकुट, फिर इधर उधर, हंसते हंसते, फल फूल, ये हमने उदाहरण देखे। इसके बाद हमने और कौन कौन से देखे, पाप पुण्य। तो यहाँ पर पाप या पुण्य, जय पराजय, धीरे धीरे, राष्ट्र भक्ति, शिक्षा दीक्षा, नहाते धोते, घर घर, यहाँ पर पुनरुक्ति हुई है।
तो हमने ये विभिन्न उदाहरण आपके देखे। इन सभी में क्या है, कहीं पर युग्म शब्द हैं उनके बीच में, कहीं पर पुनरुक्त शब्द हैं जैसे घर घर, फिर पाँच पाँच, फिर हमने सामासिक पदों के बीच में भी देखा जैसे सुख दुख, पाप पुण्य, जो कि द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। फिर हमने द्वितीय या सहचर शब्दों के बीच भी देखा जैसे उठते गिरते, लड़ते झगड़ते। इसके अलावा शब्द युग्मों के बीच में भी हमने इसका प्रयोग देखा। फिर हमने यहाँ पर विस्तार में चर्चा करी कि कहाँ कहाँ इसका प्रयोग किया जाता है, जिसमें पहला जो हमारा बिंदु था कि इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो देखिए पहला था तुलनात्मक शब्द, जहाँ पर तुलनात्मक कुछ शब्द हैं जैसे सा, सी और से। इन शब्दों से पहले जो है आप किसका प्रयोग करते हैं, इन शब्दों से पहले आप प्रयोग करते हैं किसका, योजक चिन्ह यानी कि हाइफन का। जैसे तुम सा कोई नहीं, तो हमने पहला उदाहरण लिया तुम सा, तो इसका यदि हम वाक्य में प्रयोग देखें तुम सा कोई नहीं, तो यह क्या कर रहा है, यह कर रहा है कि यह तुलना कर रहा है तुम्हारी किसी और के साथ कि तुम सा कोई नहीं है। फिर राम सा, जैसे उदाहरण है राम सा मर्यादा पुरुषोत्तम कोई नहीं है, तो यहाँ पर भी तुलना की गई है कि उनके जैसा मर्यादा पुरुषोत्तम कोई नहीं हुआ। फिर अगला उदाहरण है सीता सी पवित्र नारी कोई नहीं है, तो यहाँ पर क्या सीता की तुलना की जा रही है कि सीता जैसी पवित्र नारी कोई और नहीं है। फिर अगला उदाहरण हमने इस प्रकार से देखा कमल से पैर, तो तुलना के आधार पर किससे पैर, कमल जैसे पैर। फिर अगला उदाहरण देखा कली सी कोमल, तो कोमलता किसके जैसी, यहाँ पर तुलना में तो कली जैसी कोमलता। तो यह आपको पहला जो इसका प्रयोग होता है वह स्पष्ट हुआ होगा। फिर हम बात करते हैं दूसरा प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, तो देखिए आपके योजक चिन्ह यानी कि हाइफन का दूसरा प्रयोग होता है मध्य के अर्थ में। कहाँ, तो मध्य के अर्थ में। जैसे उदाहरण हमने देखे थे, पहला था राम रावण संघर्ष, तो यानी कि राम रावण के मध्य में जो संघर्ष हुआ उसे दिखाने के लिए हमने लिखा राम रावण संघर्ष, तो यहाँ पर आपका देखिए हाइफन आया है। फिर रावण अंगद संवाद, यानी कि रावण और अंगद के बीच में जो संवाद हुआ वह, या फिर रावण हनुमान संवाद भी आप लिख सकते हैं। फिर हम बात करते हैं कि तीसरा इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो देखिए तीसरा प्रयोग किया जाता है कहाँ पर, संख्याओं और उनके अंशों के मध्य, संख्याओं और उनके अंशों के मध्य में प्रयोग किया जाता है आपके किसका, योजक चिन्ह का। जैसे चार चार, तो देखिए यहाँ पर संख्याएं हैं दोनों, उनके बीच में योजक चिन्ह है। फिर आठ दस, तो देखिए यहाँ पर भी दो संख्याओं के बीच में। फिर एक तिहाई, तो यहाँ पर क्या है, संख्या का अंश है, एक का अंश ही तो हुआ एक तिहाई, तो यहाँ पर हमने किसका, योजक चिन्ह का प्रयोग यहाँ पर किया है। फिर चौथी स्थिति कब योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो चौथा है आपका जब किसी विशेष घटना पर जोर डालना हो, किसी विशेष घटना पर यदि जोर डालना हो और उसे अलग से इसके लिए लिखा गया है। जैसे कि हमने उदाहरण देखा ऐसा ही लाइलाज रोग है प्रेम रोग, तो यहाँ पर प्रेम रोग पर हमने विशेष बल डाला है, इसके लिए इसे अलग से भी लिखा है। वरना हम लिख सकते थे कि प्रेम रोग लाइलाज रोग है, लेकिन हमने विशेष बल के लिए यहाँ पर लिखा और इसलिए बीच में हमने आपका क्या, योजक चिन्ह हाइफन यहाँ पर प्रयोग में लिया है। फिर हमने बात करी यहाँ पर जो पांचवी स्थिति है जिसमें आपके योजक चिन्ह यानी कि हाइफन का प्रयोग किया जाता है यदि पदों के बीच किसी परसर्ग यानी कि कारक चिन्ह की उपस्थिति लगे। जहाँ पर कारक चिन्ह, यदि हमें ऐसा लगे कि यहाँ पर कारक चिन्ह प्रयोग में लिया गया है इनके बीच, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, वहाँ पर आप योजक चिन्ह यानी कि हाइफन का प्रयोग करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर उदाहरण भी देखे हैं। उदाहरण कौन कौन से देखे, तो आपके पास यहाँ पर उदाहरण था पद परिचय, यानी कि इसका अर्थ है पद का परिचय। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या छुपा हुआ है, कारक चिन्ह, तो इसलिए हमने यहाँ पर निर्देश चिन्ह या आपका योजक चिन्ह हाइफन का प्रयोग किया। फिर कारक चिन्ह, तो यहाँ पर देखिए इन दोनों के बीच में आपका क्या है, इन दोनों के बीच में आपका है योजक चिन्ह, तो इसका अर्थ क्या है, कारक का चिन्ह। तो यहाँ भी आपका क्या छुपा हुआ है, यहाँ भी आपका कारक चिन्ह छुपा हुआ है। इसके लिए हमने किसका प्रयोग किया, इसके लिए हमने प्रयोग किया है आपके यहाँ पर किसका, योजक चिन्ह हाइफन का प्रयोग यहाँ पर किया है।
अब थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं आगे इस पर। तो देखिए आगे हम बात करते हैं, जैसे हमने उदाहरण देखा है कौन सा, समर स्थली। अगला उदाहरण है समर स्थली। तो देखिए समर के लिए स्थली, तो यहाँ पर आपका बीच में क्या प्रयोग में लिया गया है, आपका हाइफन यहाँ पर प्रयोग में लिया गया है। फिर इसी प्रकार से अगला उदाहरण है बेरोजगार इधर उधर भटकते रहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये एक साथ आने वाले शब्द हैं, तो इनके बीच में भी हमने योजक चिन्ह का प्रयोग किया। बारिश आने पर सर्वत्र पानी ही पानी हो गया। तो देखिए यहाँ पर भी हमने प्रयोग में लिया। इसके बाद हमारे पास उदाहरण है गांव का गांव डूब चुका था। तो देखिए यहाँ पर बीच में क्या है, यहाँ पर भी बीच में आपके कारक चिन्ह है और इसके दोनों तरफ हमने किसका प्रयोग किया है, आपके योजक चिन्ह का। तो यह एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, हमें याद रखना है। फिर देखिए सब इंस्पेक्टर प्रतियोगी परीक्षा एक तरह से युद्ध क्षेत्र के समान है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, तो देखिए यह तो आपका योजक चिन्ह है यहाँ पर, ठीक है। और इसके लिए हमने किसका प्रयोग किया है, क्यों प्रयोग किया, क्योंकि यहाँ पर हमने विशेष बल डाला है किस पर, इस परीक्षा पर, कि यह युद्ध क्षेत्र के समान है। तो यहाँ तक आज हमने चर्चा की है। एक और बार यहाँ यदि हम पुनः देखें तो देखिए समर स्थली जैसे था आपका समर के लिए स्थली, तो यहाँ पर आपका कारक चिन्ह छपा हुआ था, तो हमने उसके लिए आपका प्रयोग किया योजक चिन्ह यानी कि हाइफन। फिर अगला हमने उदाहरण देखा था बेरोजगार इधर उधर भटकते रहते हैं। एक साथ आने वाले शब्द हैं इधर उधर, उन दोनों के बीच में भी आपने योजक चिन्ह का प्रयोग किया, जो कि हम नियम में देख के आए हैं। फिर अगला उदाहरण था बारिश के आने पर सर्वत्र पानी ही पानी हो गया। तो देखिए यहाँ पर भी तुलनात्मक जो थे सासी से उसी प्रकार से है, यह कहीं ना कहीं हम बता रहे हैं, ठीक है। फिर हमने एक और महत्वपूर्ण उदाहरण देखा गांव का गांव डूब चुका था। और फिर हमारे पास था सब इंस्पेक्टर प्रतियोगी परीक्षा एक तरह से युद्ध क्षेत्र के समान है। तो ये हमने चर्चा करी आपके योजक चिन्ह यानी कि हाइफन पर। अब इससे आगे की जो चर्चा है अल्प विराम से, वह हम कल की कक्षा में करेंगे। तो ये हमारे आज तक के हमने विराम चिन्ह जो हैं यहाँ तक पूरे किए हैं। इससे आगे हम कल की क्लास में कवर करेंगे।